बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद नसरुल्लाह मलिक के साथ मैं हूं आज आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार। नसरुल्लाह मलिक साहब कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर आज का शो नहीं कर रहे, तो उनकी गैर मौजूदगी में मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज के टॉपिक्स के हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह के हवाले से, क्योंकि ये खबरें सामने आ रही हैं कि सदर पाकिस्तान आने वाले दिनों में चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह करने जा रहे हैं। क्या ये तौसीह हो सकती है कानून के मुताबिक या नहीं हो सकती, इस पर हम बात करेंगे। माहिर कानून इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरा टॉपिक जो कि आज का है, मुस्लिम लीग नून में दो बयानिए चल रहे हैं। एक शहबाज शरीफ के बयानिए के हवाले से बातें की जाती हैं, एक नवाज शरीफ साहब के बयानिए के हवाले से बातें की जाती हैं। चाहे पार्टी में कहा जा रहा हो कि कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ इख्तलाफात तो सामने आ रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी सीनियर तज्जियाकार सना बुच्चा साहिबा। और आज जो ट्विटर का टॉप ट्रेंड है, बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए यकीनन। न्यूजीलैंड की टीम मैच खेले बगैर यहाँ से चली गई। उसके बाद क्रिकेट के हलकों की जानिब से इस पर तनकीद भी की गई, और कुछ लोगों ने, जो कुछ क्रिकेटर्स हैं, उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हम पाकिस्तान आते रहे हैं और पाकिस्तान एक सेफ मुल्क है। कुछ ने आने की नवीद भी सुनाई है, और जिन्होंने नवीद सुनाई है वो हैं क्रिस गेल। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। तो सबसे पहले आज के पहले टॉपिक के हवाले से हम बात करते हैं कि चेयरमैन नैब की तकर्री जो है, उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो ख़त्म होने जा रही है। अब ये बातें सामने आ रही हैं कि 8 अक्टूबर को सदर पाकिस्तान चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह करने जा रहे हैं। कानून के मुताबिक ये तौसीह हो सकती है या नहीं हो सकती है, इस पर हम बात करते हैं। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार माहिर कानून हैं। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि कानून में लफ्ज़ कंसल्टेशन यानी मुशावरत इस्तेमाल हुआ है, कानून में लफ्ज़ कॉन्सेंट यानी मर्जी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो क्या सवाल यह है कि चेयरमैन नैब की तकर्री लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कॉन्सेंट के खिलाफ हो सकती है? कानून इसकी तशरीह क्या करता है? कानून इसकी ये तशरीह करता है कि ये जो कंसल्टेशन होती है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान, ये एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए। उसका मतलब है कि जो लीडर ऑफ द हाउस हैं वो अपनी वजूहात बयान करेंगे कि वो क्यों एक ख़ास शख्स को चाहते हैं कि उसको चेयरमैन बनाया जाए। इसके मुकाबले में जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो अपना मौक़िफ़ रखेंगे और उसमें रीज़न्स देंगे कि अगर किसी और को बनाना है तो क्यों बनाना है। उन सारी चीज़ों को देखते हुए सदर पाकिस्तान पर लाजिम है कि वेल रीजनड डिसीजन मेकिंग करें, क्योंकि ये उनकी स्वीट विल नहीं है बल्कि एक सेक्रेट ट्रस्ट है जो उन्होंने डिस्चार्ज करना है। तो लिहाजा इस तरीके से चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट होती है, जो कि तकरीबन कंसेंसस ओरिएंटेड ही है। ये कहना कि उसमें कंसेंसस नहीं होता, अगर सही कंसेंसस ना हो तो वो मीनिंगफुल कंसल्टेशन बनती ही नहीं है। अच्छा इरफान कादिर साहब, यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की गई, वो भी जाहिर सी बात है सरकारी मुलाजिम हैं और चेयरमैन नैब भी सरकारी मुलाजिम हैं। तो क्या आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह हो सकती है और चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह नहीं हो सकती? देखें, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ है, चेयरमैन नैब की मुख्तलिफ है। सही। आर्मी चीफ जो है उनकी पोजीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसका जिक्र आइन में है, और उस पे सुप्रीम कमांडर जो है पाकिस्तान के वो सदर पाकिस्तान है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। लिहाजा वो जो उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल थे और उस वक्त जो भी लोग थे, उन्होंने खुद ही अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के ताबे कर लिया, और वो जो जुरिस्डिक्शनल ऑब्जेक्शंस थे जो उनको लेने चाहिए थे और उनको बताना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ौज की तकर्रियों में कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि आइन में फ़ौज की तकर्रियों से अदालतों को बाहर रखा गया, ये सारी बातें नहीं की गई, और बल्कि कह दिया गया कि हम तो इस पर कानून साजी ले आएंगे, जिसकी कि मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं थी। अगर उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उनको तमाम जो कानूनी निकात उनके सामने रखे जाते तो वो बिल्कुल इस केस को खारिज कर देते। लेकिन बहरकैफ ये गवर्नमेंट ने खुद ही कह दिया हम कानून बनाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली उनको रोक तो नहीं सकती थी कानून बनाने से, और फिर उन्होंने एक कानून बना दिया और उनकी एक्सटेंशन हो गई। वो मामला और है, यहाँ पे मामला बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे कानून में लिखा हुआ है कि चेयरमैन नैब को एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दी गई है, और ये भी लिखा हुआ है कि उनको निकाला नहीं जा सकता
मां सवाए उन ग्राउंड्स पे, जिन ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला जाता है, तो ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के तहत ये कहा गया कि उनको एक्सटेंशन भी इसीलिए नहीं दी जा सकती कि अगर वो अपना मुद्दत मुलाजमत पूरी करते हैं तो फिर आप उनको एक्सटेंड कर दें जी टिल फर्दर ऑर्डर्स, टिल फॉर 2 months, 6 months, 8 months। तो इसका मतलब है कि आपने उनको एक्सटेंशन भी दी और तलवार भी लटका के रखी, जिसको हम अंग्रेजी में स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस कहते हैं, उनके ऊपर के किसी वक्त भी हम आपकी एक्सटेंशन ख़त्म कर सकते हैं। तो लिहाजा कानून में ये प्रोवाइड कर दिया गया, सख्ती के साथ कह दिया गया कि ये नॉन एक्सटेंडेबल है। लेकिन नॉन एक्सटेंडेबल का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उनकी फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। फ्रेश अपॉइंटमेंट हो सकती है, लेकिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस की मीनिंगफुल कंसल्टेशन से, जिसको ओवरसी करेंगे सदर पाकिस्तान। अच्छा, यानी कि फिर यहाँ पे सवाल ये है कि चेयरमैन नैब की तकर्री पर क्या वजीर आजम सिर्फ लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मुशावरत का पाबंद है या फिर पूरी काबीना से करनी पड़ेगी मुशावरत? नहीं, काबीना से नहीं करनी पड़ेगी। वो साकिब निसार को कॉन्सेप्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं थे, उन्होंने एक जजमेंट दे दी और कह दिया कि वजीर आजम और काबीना मिलकर फेडरल गवर्नमेंट बनते हैं। वो एक डिफरेंट तनाजर में बात है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स होती हैं, वहां पे वजीर आजम जो है वो जब मर्जी चाहे सारी काबीना को घर भेज के नई काबीना फॉर्म कर सकते हैं। साकिब निसार को इन सारे कॉन्सेप्ट्स का पता ही नहीं था, उन्होंने एक गलत फैसला दे दिया। और चूंकि हुकूमतों के मैं देखता हूं कि इनकी जो लीगल जो टीम है, ये कुछ हुकूमतों की पीछे वो कुछ इतनी कमजोर रही है कि उन्होंने गवर्नमेंट्स को सही कानूनी पैराए में सारी चीजें बताई नहीं है। बल्कि ये तो ऐसे मामला है कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस पे तो दस्तरस होनी चाहिए, और जिन्होंने लॉ बनाना है उनको ज्यादा दस्तरस होनी चाहिए आईनी कवानीन पे बनिस्बत के जजेस के। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अगर कोई गलत फैसला आ जाता है तो उसको वो मिनोवान तस्लीम करना शुरू कर देते हैं और गवर्नमेंट जो है फिर एम्बेरस होती हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर अब ये भी एक सवाल पैदा हो रहा है, क्योंकि हुकूमत तो चेयरमैन नैब की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी करने जा रही है, लेकिन क्या ऑपोजिशन चेयरमैन नैब की जो तकर्री है इस हवाले से मुतवक्के ऑर्डिनेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? फिलहाल देखें, एक आंख मचोली हो रही है। हुकूमत ने क्लियर कट ये बात नहीं की कि वो तोसी करने जा रहे हैं या वो कोई कानून साजी लाना चाह रहे हैं। इस तरह की चेमा गोइयां हो रही हैं। अब जो दूसरा आपका सवाल था कि चेयरमैन, दूसरा जरा सवाल रिपीट कीजिएगा आप अपना, अभी जो किया था आपने मुझसे, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि क्या जो ऑपोजिशन है वो चेयरमैन नैब की मुतवक्के जो अब ये तकर्री है उनकी जो मुद्दत मुलाज़मत की तौसीह है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? जी, वो हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। अगर कि ऐसा कानून बनाया जाता है जो कि किसी फर्द वाहिद के लिए बनाया जाए, तो फिर इस तरह का कानून जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी होता है। और डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जो हैं वो आर्टिकल 25 जो आइन की शिक 25 है उसके खिलाफ है। लिहाजा कोर्ट्स इस तरह के कवानीन को स्ट्राइक डाउन कर दिया करती है, और वो कर भी देंगी अगर इन्होंने फर्द वाहिद के लिए अगर कोई कानून बनाने की कोशिश की और उसका कोई लॉजिकल, रीजनेबल, रैशनल बेसिस ना हुई तो कोर्ट्स उसको बिल्कुल स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। तो अगर अब ये हुकूमत की जानिब से ये सोचा जा रहा है कि चेयरमैन नैब की तकर्री जो है उसमें मजीद, चेयरमैन नैब की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें मजीद इजाफा किया जाए, तो क्या अपोजिशन को भी साथ लेकर चलना होगा? बिल्कुल, क्योंकि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ये मिलके सारी जो एक हुकूमत का पहिया है वो चलता है। और सबसे जो अहम अदारा है इस सारी चीज का, सारी गवर्नमेंट का, वो पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट में ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। लिहाजा ये कहना कि हुकूमत इनको मुशावरती ना करे या उनसे कंसल्ट ही ना करे, तो ऐसी चीज़ जो है वो तो जमहूरियत में तो कम से कम उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि जमहूरियत की जो रूह है वो यही है कि डिसीजन मेकिंग जो हो वो कंसेंसस ओरिएंटेड हो, सबको स्टेकहोल्डर्स को शामिल किया जाए। अच्छा, यहाँ पे इरफान कादिर साहब आपसे ये सवाल है कि सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने के हवाले से आइन का आर्टिकल 89 और जो आर्टिकल 269 है वो क्या कहते हैं?
देखें, ये जो सदारती ऑर्डिनेंस है, इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे लोगों के जिनका ताल्लुक अदलिया से बहुत कमज़ोर हैं। मैंने उस दिन एक जज साहिबा को ये कहते सुना कि ये तो एग्जीक्यूटिव एक्ट है और एग्जीक्यूटिव एक्ट ये होना नहीं चाहिए। तो आइन के अंदर लिखा हुआ है कि ऑर्डिनेंस जो है उसका वही इफेक्ट है, वही इम्पेक्ट है, वही एट्रीब्यूट्स हैं, वही इनहिबिशंस हैं, वही करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक एक्ट के होते हैं। तो हर तरह से इसको आइन ने एक्ट के बराबर रखा है ऑर्डिनेंस को। गो के ऑर्डिनेंस एक्ट के मुकाबले में ऑर्डिनेंस को अदालतों ने कुछ फैसलों में ये कहा है कि ये लेजिस्लेशन उन जो परपेचुअल जो एक्ट्स हैं, रिलेटिवली परपेचुअल कह सकते हैं, परपेचुअल तो कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन जो रिलेटिवली परपेचुअल एक्ट्स हैं उनके मुकाबले में ये एक रिलेटिवली टेम्पररी लेजिस्लेशन है और किन हालात में ये की जानी चाहिए उसकी वजाहत भी आइन में कर दी गई है। और सवाल ये पैदा होता है कि जब ऑर्डिनेंस के जरिए एक दूसरे कानून में जब कोई तरमीम की जाती है और ऑर्डिनेंस 4 माह के बाद ख़त्म हो जाता है, तो क्या वो तरमीम जो है वो उस स्टैचूट में जिसमें तरमीम आई है वो ऑर्डिनेंस के ख़त्म होने के बावजूद उस स्टैचूट में जो इम्प्लांट लगा दिया गया है वो रहेगा या वो नहीं रहेगा? इस पे अदालतों की कुछ जजमेंट्स हैं, फैसले हैं, लेकिन मुतफ़क्का राय कोई नहीं है। इस पे काफ़ी कन्फ्यूजन है और ये भी एक ऐसा एरिया है जिसको कि मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं उनको चाहिए कि लार्जर बेंचेस बना के वंस फॉर ऑल इन इश्यूज़ को डिसाइड करें। और अगर बेहतर हो कि अगर पार्लियामेंट खुद इन मामलात को टेकअप कर ले और डिसाइड कर दे, बिकॉज पार्लियामेंट में अगर कंसेंसस हो जाए सारी चीज़ पे तो वो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, हम माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। और जैसे कि अभी बात कर रहे हैं कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ के हवाले से सदर पाकिस्तान आने वाले दिनों में उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ करेंगे। ये तौसीक़ हो पाती है या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में हम भी देखेंगे। अगला टॉपिक जिस पर हमने बात करनी है वो है कि मियाँ जावेद लतीफ़ जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से एक बयान दिया गया था और उस पर उनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया नवाज शरीफ की जानिब से। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जैसे कि आजकल अगर हम सियासी सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की खास तौर पर अगर हम बात करें तो 2 बयानिए हैं जो कि मुस्लिम लीग नून में देखे जा रहे हैं। अगर हम इसकी मिसाल इस तरह भी देख लें कि जहां पर हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ साहब मौजूद होते हैं, पार्टी का कोई इजलास हो तो उसमें मरीम नवाज़ मौजूद नहीं होती हैं, और अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब को इजलास कर रहे हों या मरीम नवाज़ को इजलास कर रही हों पार्टी का, तो उसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मौजूद नहीं होते हैं। गो के बहुत बार ये कहा जा रहा है कि पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है, ये दुश्मन की साजिश है, लेकिन बहरहाल इख्तलाफ तो नज़र आ रहा है हमें भी और आवाम को भी। गुज़श्ता दिनों जावेद लतीफ़ साहब की जानिब से एक बयान दिया गया था, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की जानिब से, जिस पर उनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी। अच्छा सना साहिबा, लाहौर में मुस्लिम लीग नून पंजाब के डिविजनल इजलास की सदारत नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए कर रहे हैं। इन इजलास से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मुसलसल गैर हाजिर हैं। इस सिचुएशन को आप किस तरह देख रही हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि बयानिए से ज़्यादा ये एक पोजीशन है जो कि मुश्किल पोजीशन है। अगर आप किसी से इख्तलाफ करते हैं या एक इदारे से इख्तलाफ करते हैं, उसको अपनी बुनियाद बना देते हैं पोजीशनिंग की, तो वो मुश्किल होती है उसको निभाना। तो जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब क्योंकि मुल्क में नहीं हैं, और मेरा ख्याल है कि जो इजलास हुए हैं और जो लॉन्ग मार्च वगैरह की बात हुई है और जो जलसे किए PDM के जरिए, उसमें जाहिर है कि उस पर तमाम सूरत हाल में ना हमजा शहबाज जेल से बाहर थे ना शहबाज शरीफ था। तो मरीम नवाज ने बागडोर संभाली अपनी पार्टी की और बहुत बखूबी क्राउड पुलर वो हैं और उन्होंने ये सब किया। अब चूंकि ज़ाहिर सिचुएशन बदल गई है, तब्दील हुई है, शहबाज शरीफ साहब जेल में नहीं है, हमजा शहबाज भी बाहर हैं, तो जाहिर है कि अब सिचुएशन मुख्तलिफ है। लेकिन हाँ, मेरा ख्याल है ये बयानियों से ज्यादा एक पोजिशनिंग है जो कुछ लीडर आई थिंक सपोर्ट कर सकते हैं और कुछ लीडर इसमें नहीं पढ़ना चाहते। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा क्लियर है।
तो क्या हम इसको एक मुफाहमत या मुज़ाहमत का रवैया भी कह सकते हैं, क्योंकि हम सब ये देख रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो मुफाहमत की बात करते रहे हैं और नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से और मरीम नवाज़ की जानिब से मुज़ाहमत का एक रवैया देखा जा रहा है। तो क्या ये इस रवैये का जो डिफरेंस है हम उसको कह सकते हैं? आई थिंक सिचुएशन डिफरेंट हैं दोनों की। अगर आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब मुसलसल नैब के शिकंजे में रहे हैं कुछ महीनों से, उनकी बेगम तक को बुलाया गया है कोर्ट में, तो ये तमाम तर चीजें उनके लिए भी कोई आसान तो नहीं रही। इसलिए जाहिर है कि मुफाहमत का भी कोई खास नतीजा तो नहीं निकला, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कल खुद अपने सियालकोट के इजलास में फरमाया था कि उनको तो कोई कलाकंद तो नहीं मिल गई ना, उनको कोई मुफाहमत का कोई नतीजा या कोई फल तो नहीं मिला, कोई मिठाई तो उनको भी नहीं मिली। तो ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है कि मेरा ख्याल है कि ना मुफाहमत का कोई नतीजा निकला है ना मुज़ाहमत का कोई नतीजा निकला है। आई थिंक क्योंकि पार्टी में अगेन मैं इसको रिस्क नहीं कहूँगी, मेरा ख्याल है पोजिशनिंग में फर्क है कुछ लीडर्स का, तो जाहिर है कि वो ट्रांसलेट होता है आपके एक्शन में। तो अगेन मैं यही कहूँगी कि बयानिए से ज़्यादा ये एक पोजिशनिंग है और पोजिशनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग इसके अंदर समझते हैं कि वो मैनेज कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते, और शहबाज शरीफ साहब की पोजिशन डेफिनेटली मुश्किल रही है कुछ महीनों से। तो मेरा ख्याल है कि अब जाहिर है वो बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा उनका शिकंजा तंग जो बहुत ज़्यादा हो रहा था वो ज़रा कम तंग हुआ है। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि जावेद लतीफ़ जो कि माजी में चौधरी निसार पर भी डायरेक्ट तनकीद करते रहे हैं, तो उनको नोटिस जारी होने से पार्टी का जो मुफाहमती बयानिया है उसको हम इसकी जीत कह सकते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसको जीत कहा जा सकता है, लेकिन ये बात जरूर सच है कि देखें मियां जावेद लतीफ़ साहब की कोई रुकनीत तो नहीं मौसर कर दी गई, ना उनकी कोई पोजीशन में फर्क आया है। उनको एक शो कॉज नोटिस मिला है जिसमें उनको एक जवाब देना है, एक टॉक शो में उन्होंने गुफ्तगू की। मेरा ख्याल है ये बाकी पार्टी मेंबर्स के लिए भी मैसेज था कि देखिए आप इस तरह की गुफ्तगू ना करें, आप ये बयानियों को इस तरह से तोड़ मरोड़ के या कम से कम ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो पार्टी में नजर आ रहा है इसको आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत करें, और कम से कम नाम लेके तो बिल्कुल मत करें कि कौन साथ है और कौन नहीं है। और बिल्कुल मेरा ख्याल है जावेद लतीफ़ साहब को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने की, उनकी अपनी वजूहात होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है शो कॉज नोटिस का जवाब देने के बाद अगर मामला नहीं संभल पाते तो उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, ये बात दुरुस्त है आपकी जो आपने चौधरी निसार का हवाला दिया कि जाहिर है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर ऐसा कुछ इतना ज्यादा कोई अगर इख्तिलाफ होगा पार्टी में तो किसी को जाना पड़ेगा। अच्छा, अभी आप सिचुएशन क्या देख रही हैं कि मुस्लिम लीग नून 2 साल कबल ही आम इंतखाबात की तैयारी कर रही है? मेरा ख्याल है कि तैयारी तो सभी कर रहे हैं, तमाम पार्टी भी कर रही है, मेरा ख्याल नून लीग कोई इसमें अकेली नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन की तैयारी तो सब भरपूर तौर पर कर रहे हैं। कैंटोनमेंट इलेक्शन में हमें ये नजर भी आया कि लाहौर में और पंजाब में, स्पेशली पिंडी में आप देखिए तो पीटीआई की वो परफॉर्मेंस नहीं रही थी, हालांकि ओवरऑल पीटीआई जीती है, लेकिन 3-4 वोट कोई सिटिंग गवर्नमेंट के लिए कोई बहुत बड़ी जीत नहीं होते। और पिंडी जैसी जगह में 7 सीटें नून लीग का जीतना और एक ही सीट इनके हाथ आना, मेरा ख्याल है कि ये एक डिसाइडिंग फैक्टर जरूर है जिससे इनकी आई थिंक एनर्जी या स्पिरिट थोड़ी सी रेज जरूर हुई है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के हवाले से यहाँ पे आपसे सवाल मैं करना चाहूँगी। उनका वीज़ा एक्सपायर है, अदालत में अपील है, क्या रवां साल नवंबर में उनकी पाकिस्तान मुमकिना वापसी हो सकती है, जैसे कि नून लीग तो कह रही है कि वो इस साल वापस आ जाएंगे? देखिए, इतनी आसान नहीं है ना उनकी वापसी, ना मरियम साहिबा की यहाँ से रवानगी, ना शहबाज शरीफ साहब का जेल जाना, ना उनका जेल से निकल आना। इस पर कोई भी चीज़ आसान नहीं है। मेरा ख्याल है इसके जो भी चेंज मेकर हैं या पार्टी मतलब पार्टी या पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, वो तमाम ऑप्शंस को वे जरूर कर रहे हैं। आपको कहीं रास्ता तंग नजर आता है, कहीं रास्ता खुला नजर आता है, कहीं कोई नरमी नजर आती है, कहीं कोई सख्ती नजर आती है। तो मेरा ख्याल है ये एक थोड़ा सा आई थिंक टेस्टिंग टाइम्स हैं सबके लिए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चीज़ हतमी तौर पर इस पर कहना सही होगा। तो सना साहिबा, आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगी कि आपको इस वक्त क्या लग रहा है मुस्लिम लीग नून कहाँ स्टैंड कर रही है? क्योंकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि 2 बयानियों की कि जो नून लीग में चल रहे हैं, एक नवाज शरीफ साहब का और एक शहबाज शरीफ साहब का। आपको क्या लग रहा है कि नून लीग इस वक्त कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक हो गई है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चीज़ ट्रांसलेट होकर डिफरेंस में आती है। मतलब शहबाज शरीफ साहब भी जो चाह रहे हैं साफ और शफाफ इंतखाबात, इदारों का अपने अपने एरियाज में काम करना, अपनी हदूद का तयन करना, मेरा ख्याल है वही नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। नवाज शरीफ का तरीकाकार डिफरेंट है,
मरियम नवाज साहिबा का तरीकाकार डिफरेंट है, उनकी पोजीशनिंग डिफरेंट है, लेकिन चाहते तो दोनों एक ही चीज हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि पार्टी के इख्तिलाफ राय से कोई पार्टी पे ज्यादा फर्क पड़ा है। इफ एनीथिंग आई थिंक उनकी पॉपुलैरिटी जरूर गेन हो रही है, और इसको शेख रशीद साहब जैसे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, नून में से शीन निकालना, शीन में से नून निकालना, लेकिन देखिए ये है एक ही खानदान, और खानदान में झगड़े भी होते हैं, खानदान में डिफरेंट ओपिनियन भी होते हैं, लेकिन खानदान इस तरह टूटा नहीं करते, स्पेशली सियासी खानदान मेरा ख्याल है वो पब्लिक आई में होते हैं। तो इसलिए अगेन मैं यही कहूंगी कि मुझे लगता है कि दोनों एक ही चीज चाहते हैं, हाँ तरीकाकार दोनों का डिफरेंट है और मानने का दिक्कत है। ठीक है, खानदान एक ही है, तरीका कार मुख्तलिफ होगा, खानदान में इख्तलाफात भी हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो एक ही खानदान है। बहुत शुक्रिया सना बुच्चा साहिबा आपका। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं क्रिस गेल की पाकिस्तान आमद के हवाले से, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से चली गई, यकीनन पाकिस्तानी और ख़ास तौर पर जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं उनके लिए बहुत तकलीफ देह ये चीज़ थी, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो, लेकिन अगर इस तरह कोई क्रिकेट टीम पाकिस्तान आए, यहाँ से चली जाए, उससे पाकिस्तान का इमेज कितना ख़राब होगा ये हम सब जानते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रगल की है पिछले 20-21 सालों में मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट को भी बहाल करने में, और कई शोबों में पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है। अब जबकि न्यूजीलैंड की टीम यहां से चली गई तो क्रिस गेल की जानिब से ये ट्वीट सामने आया कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूं। उनके इस ट्वीट से पाकिस्तानियों के दिल तो खुश हो गए, लेकिन क्या इससे इंटरनेशनल क्रिकेट पे कोई फर्क पड़ेगा हमारे या नहीं पड़ेगा, इस पे हम बात करने के लिए स्पोर्ट्स तज्जियाकार मिर्जा इकबाल बेग साहब को हमने मदऊ किया है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालेकुम अस्सलाम आयशा, आपको बहुत शुक्रिया। अच्छा मिर्जा साहब, अभी सबसे पहले तो आपसे क्रिस गेल के बयान के हवाले से, ट्वीट के हवाले से ही बात करना चाहूंगी। किस तरह आप देख रहे हैं, पाकिस्तानियों की तरफ से वाह वाह हो रही है, सब खुश हैं कि क्रिस गेल ने कहा मैं पाकिस्तान आ रहा हूं फिल्मी स्टाइल में, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, क्रिस गेल बादशाह है, उनका नाम बॉस के नाम से मशहूर है वो क्रिकेट की दुनिया में। उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए ट्वीट किया है। वो दर हकीकत आ नहीं रहे पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने ये मैसेज दिया है उन ममालिक को कि जो समझते हैं कि पाकिस्तान अनसेफ है। मुझे लगता है ये बैनुल अक़वामी साजिश है। और आप देखें कि इससे पहले वो टीमें कि जिनमें स्याह फार्म क्रिकेटर्स शामिल थे, जिनमें कलर्ड क्रिकेटर्स शामिल थे, वो सब पाकिस्तान आई, चाहे वो श्रीलंका हो, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, उसके अलावा साउथ अफ्रीका, ये सारी टीमें पाकिस्तान आ चुकी थी। अब उसके बाद सफेद फार्म टीमों की आमद के सिलसिले का आगाज हुआ और न्यूजीलैंड की टीम आई। जिस तरह न्यूजीलैंड के हवाले से आज पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि रात को 3 बजे उन्हें फोन करके बताया गया कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट है, सिक्योरिटी अलर्ट है, और उसकी वजह से वो दौरा जो है मंसूख किया गया। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बहुत ज्यादती है। 3 मार्च 2009 के बाद से, जब से पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट रूठ गई थी, जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम, जो श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर जो हमला हुआ था, उसके बाद से तो बैनुल अक़वामी क्रिकेट वापस आ रही थी। लेकिन ये बहुत बड़ा सेटबैक है। अब आप देखें कि आइंदा चंद घंटों में इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड इस बात का फैसला करेगा कि पाकिस्तान का दौरा करे या ना करे, क्योंकि वही सिक्योरिटी टीम रिक डिगैसन जिन्होंने न्यूजीलैंड को क्लियरेंस दी थी, वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, और वो भी न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम के जो है वो हेड है इंग्लैंड की टीम के। तो मुझे लग रहा है इंग्लैंड की टीम का दौरा भी बहुत मुश्किल में है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने आना है। ये 5 ममालिक की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, उनके जरिए न्यूजीलैंड को पैगाम गया है, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल थे। तो मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये जो 5 आइज इंटेलिजेंस के नाम से जो एजेंसी है, जो कि 5 ममालिक पर मुश्तमिल है, ये उनकी जानिब से ही सिक्योरिटी थ्रेट दिया गया था, जिसके बाद ये दौरा मनसूख हो गया। आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो इन्हीं मुल्कों से मजीद क्रिकेट टीमों ने आना है, क्या उनके लिए गुंजाइश है कि वो पाकिस्तान आने के लिए हामी भरेंगी, या वो भी इसी तरह के किसी थ्रेट का शिकार हो जाएंगी?
देखिए आयशा, ये तो मुझे सबको बैनुल अक़वामी साजिश लग रही है। और आपने शेख रशीद जो वफाकी वजीर दाखिला, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी होगी। उन्होंने कहा कुछ दस्ताने पहने हाथ है। अब दस्ताने तो मलका एलिजबेथ पहनती हैं, दस्ताने पहने हाथ कौन से हैं ये तो समझ में सबकी आ गया। लेकिन यकीनन इससे पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी क्रिकेट से तन्हा करने की कोशिश की जा रही है। और अब आप देखें ना कि फिर दुनिया के ममालिक जो है ये एतराज करेंगे, हालांकि जो सिक्योरिटी दी गई थी कीवी टीम को, न्यूजीलैंड की टीम को, वो स्टेट लेवल की सिक्योरिटी थी। जिस दिन मैच था उस दिन 4000 एहलकार पुलिस के तैनात थे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के इर्द गिर्द, 350 ट्रैफिक एहलकार तैनात थे, 50 विकेट्स बनाई गई थी। उसके अलावा रावलपिंडी की मेट्रो सर्विस को बंद कर दिया गया था। उसके अलावा हमारे एसएसजी कमांडोज और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज वो सब मॉनिटर कर रही थी। तो मैं तो हैरान हूं कि 3-4 दिन तक न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम जाती रही। उस वक्त कोई थ्रेट नहीं था। और मैच से एक दिन पहले न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम ने ये कहा कि हम बड़े मुतमईन हैं, हमारी सिक्योरिटी बड़ी जबरदस्त है। तो मुझे लग रहा है ये बैनुल अक़वामी तौर पर साजिश है और इस साजिश के जरिए पाकिस्तान को क्रिकेट की दुनिया में तन्हा करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, पाकिस्तान को क्रिकेट की दुनिया में आलमी सतह पर तन्हा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मिर्जा साहब, अब जैसे क्रिस गेल की बयान की हम बात कर रहे हैं, चले वो तो आपने मेरी भी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है कह के कि वो आ नहीं रहे, उन्होंने सिर्फ ये बयान दिया है। लेकिन अगर हम इन बयानात को ही देखते हैं, क्योंकि जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर राइले रोसो ने भी पाकिस्तान आने का ऐलान किया, क्या इन बयानात से कोई फर्क पड़ेगा जो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में एक बार फिर से हम मादूम होती देख रहे हैं? क्या इन बयानात से कोई फर्क पड़ेगा कि जो टीमें आगे आने वाली हैं वो इन बयानात के बाद आने की हामी भरेंगी? देखिए आयशा, जिन क्रिकेटर्स ने बयानात, अगर आप जिन दो की बात कर रही, क्रिस गेल सियाफाम है और राइली रोसो का ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है। लेकिन कोई इंग्लिश क्रिकेटर या किसी कीवी क्रिकेटर ने या इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है। ग्रांट एलियट ने, जो जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, उन्होंने अफसोस का सिर्फ इजहार किया। तो मैं ये समझता हूँ अब मौका है, क्योंकि अब तो आपका 24 अक्टूबर को पाकिस्तान को वर्ल्ड कप T20 में अपना पहला मैच भारत के खिलाफ, 26 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के और 29 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है। अब पाकिस्तानी टीम की प्रैक्टिस होना थी, 5 T20 मैचेस थे, वो नहीं हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ। इससे पहले वेस्ट इंडीज में हम जो 5 T20 खेल रहे थे उनमें से 4 बारिश की नजर हो गए, सिर्फ 1 मैच हो सका। तो पाकिस्तानी टीम की प्रैक्टिस तो अब रही नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक तजवीज ये भी आई है कि जो PSL की फ्रेंचाइजेज हैं वो आपस में कोई एक टीम बनाए या वो पाकिस्तान की टीम के खिलाफ खेले, ताकि पाकिस्तानी टीम तजुर्बा हासिल कर सके। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अब ये ऐलान किया है कि 23 सितंबर से जो कौमी T20 कप मुल्तान में शुरू हो रहा था उसको जानबूझकर अब इन्होंने रावलपिंडी मुंतकिल किया है। पहले मरहले के मैचेस और फिर उसके बाद बकिया मैचेस फाइनल समेत लाहौर में होंगे। तो मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को प्रैक्टिस की जरूरत है और न्यूजीलैंड के इस रवैये के खिलाफ पाकिस्तान को ICC में आवाज बुलंद करनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान को ICC में आवाज बुलंद यकीनन करनी चाहिए। मिर्जा साहब, यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में आया, जब क्राइस्ट चर्च में दहशतगर्दी का वाकया हुआ था उसके बाद भी टीमें वहां जाती रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो हालिया दिनों में, क्या हालिया सालों में कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया। उसके बावजूद इस तरह टीम को ला के वापस ले जाना, इससे क्या पाकिस्तान की ज्यादा बदनामी हुई है या न्यूजीलैंड की ज्यादा बदनामी हुई है? देखिए आयशा, जब क्राइस्ट चर्च में मस्जिद में एक शख्स ने घुसकर फायरिंग, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तो अभी हाल ही में जब न्यूजीलैंड गई तो न्यूजीलैंड के साथ, न्यूजीलैंड में जो हमारे साथ सलूक हुआ कि 1-2 का क्वारंटीन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया और उसके बाद वो जो कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उसके बाद क्वारंटीन में चले गए। और क्वारंटीन इतना सख्त था कि खिलाड़ी अपने कमरों तक महदूद थे। हमने न्यूजीलैंड की मदद की इस कोविड की सिचुएशन में। खिलाड़ियों का खाना भी दरवाजे के बाहर रख दिया जाता था और उन्हें कहा जाता था कि जब खाना रखकर आदमी चला जाएगा फिर आप उठाएं। इतने मुश्किल हालात में हमने न्यूजीलैंड का साथ दिया और यहाँ न्यूजीलैंड की टीम आकर आखिरी लम्हे पर मैच शुरू होने से 3-4 घंटे पहले ये कहती कि हम ग्राउंड नहीं जा रहे। तो मेरे ख्याल में कीवी टीम के खिलाफ भी हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई गई गुजरी टीम है। T20 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत चुका है। पाकिस्तान 1 मरतबा T20 के फाइनल में, 2 मरतबा T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। तो हमारी
हमारी गई गुजरी टीम नहीं है, हमें पुरजोर एहतजाज करना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस हवाले से पाकिस्तान को आईसीसी में पुरजोर एहतजाज करना चाहिए और न्यूजीलैंड की टीम पर जुर्माना भी आयद करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।